सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। तो तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक ओपन करके। स्वागत है बच्चों आप सभी का, मैं निखिल गर्ग अचीवर एकेडमी के इस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। और मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 हम अच्छे से बेसिक से इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि कहां से मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट निकला, और लास्ट में हमने यह भी जाना कि अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, अगर कहीं करंट है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है, तो उसके चारों तरफ जो है दैट विल प्रोड्यूस, हम कह सकते हैं एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसके चारों तरफ बनेगा, एक मैग्नेट जैसा माहौल बनेगा। तो कैसे शुरुआत हुई थी, बेसिक से, इंट्रोडक्शन से, बेसिक बातें हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ ली। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से और एचटेट टीजीटी साइंस के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से आए हैं। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट हमने अपने पार्ट 1 में लास्ट में पढ़ा था कि सर ने क्या कहा, बायोट-सेवर्ट्स सर ने कहा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड आपको निकाल के दे सकता हूं, उसकी स्ट्रेंथ बता सकता हूं कि इस वायर से इतने डिस्टेंस के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था। तो सर ने हमें एक फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिया था, एंड द कैलकुलेटेड फॉर्मूला बाय बायोट-सेवर्ट्स सर इज नोन एज dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हाँ जी, इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सर का वो जो कॉन्सेप्ट है ना dB, और एक चीज और ध्यान में, जस्ट थोड़ी सी देर के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। पहले मैं अपनी नोटिफिकेशंस बंद कर देता हूं मोबाइल की, ताकि आपको क्लास में दिक्कत ना आए, वरना ये डिस्टर्ब करेगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपको जो ध्यान रखना है रिजल्ट बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, वो डीबी वाला। और डीबी भी सर ने कब निकाला, एक डीएल मान के। सर का मेन टूल था, याद करो, मेन हथियार था डीएल। तो सर ने किसी भी एक करंट कैरिंग वायर की, उसकी जितनी भी लेंथ है, उसके डीएल छोटे छोटे करंट कैरिंग नन्हे मुन्ने सेगमेंट्स काटे। एक डीएल की वजह से सर ने देखा, फिर इंटीग्रेट दिया मारा तो टोटल आ गया। तो सर का जो रिजल्ट था, सर के उस रिजल्ट को हम सर की कुछ एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, क्योंकि हमें करंट कैरिंग वायर चाहिए। और करंट कैरिंग वायर जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती है, जो है सर्कुलर की फॉर्म में हो सकती है, आर्क की फॉर्म में हो सकती है, बताया था, याद करो। करंट होना चाहिए वायर में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अलग अलग शेप की वायर की वजह से अलग अलग डिस्टेंस पे जाके, एंगल पे जाके कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब हम वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो जो एप्लीकेशन आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो आज इस लेक्चर से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ बच्चों। यस, ऊपर हेडिंग लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे फैराडे लॉ का, जहां हम रिवर्स काम करेंगे। अब तक काम कर रहे थे, करंट दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जो है हम बना के देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाएंगे, किसी सर्कुलर वायर में करंट चलाएंगे, फैराडे लॉ पढ़ेंगे, और किसी सर्किट में जो डायरेक्शन बनी है करंट की, वो कैसे बनी है, कहां बनी है, उसके लिए लेंजेस लॉ पढ़ेंगे। तो पहले इसको तैयार करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हाथ में होंगे, कंटेंट हाथ में होगा, तो अप्लाई करने में भी मजा आएगा। फिर जो लास्ट ईयर से जो क्वेश्चंस रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को हम रेडी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्ट 2 का। आज का लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला, इस चीज को दिमाग में डालना। सबसे पहली एप्लीकेशन है बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, राइट डाउन। सबसे पहली एप्लीकेशन है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पे जाके आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी मैं समझाऊंगा डायग्राम क्या है। इस डायग्राम को समझना, डेरिवेशन नहीं कर रखी है मैंने, क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो हमारा जो इतना काम है वो उस एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, शॉर्ट में अच्छा और सॉलिड समझाऊंगा, ताकि आपको रिजल्ट समझने में दिक्कत ना आए। हाँ जी, क्या है, मैंने बोला एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। तो एक्स और वाई, ये कोई लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट है, एंड पॉइंट्स है एक्स वाई। एक्स से वाई तक की लेंथ फिक्स है, और ये जो अभी आपके सामने स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ।
फाइनाइट का है। अगर ये ऊपर वाला सिरा इन्फिनिटी को बढ़े, इन्फिनिटी ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाए, नीचे वाला नीचे की तरफ बढ़ता जाए, तो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो दोनों सिरे इस पी पॉइंट पर कितना एंगल बनाए तो फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सबसे पहले हम जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं वो देख रहे हैं फाइनाइट करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। तो फाइनाइट के रिजल्ट में ही इनफाइनाइट का केस आ जाएगा, बस एक तरीका बता रहा हूं वो समझ लेना। हाँ जी, तो अभी x से y फाइनाइट है, तो आपको इसकी जितनी भी लेंथ है उसकी वजह से यहां पर इस P पॉइंट पर, आपको P पॉइंट दिख रहा होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये P पॉइंट इस वायर के सेंटर से a डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। सबसे पहला क्या क्या काम करना है आपको, इस वायर के जो दोनों कॉर्नर्स हैं, ये जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां पर ये दोनों कॉर्नर्स कितना एंगल बना रहे हैं। तो ऊपर वाला y देखो, इस P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले ने एक एंगल बना लिया इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ φ2। अरे एक चीज ध्यान में रखना, ऊपर की चीजों के साइन जब एंगल की मेजरमेंट करोगे ऊपर का एंगल हमेशा पॉजिटिव लेते और नीचे का एंगल नेगेटिव लेंगे बाय साइन कन्वेंशंस। याद रखना, कुछ साइंस हैं जिनकी हम कन्वेंशंस ले रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं नीचे वाला, जो सर इस पॉइंट पर जो P पॉइंट पर एंगल बनाएगा वो बनाएगा φ1। ये φ1 यहां से यहां तक है। और याद करो कि सर ने जो पूरी वायर की लेंथ है उसकी वजह से डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं दिया था, उसके छोटे छोटे हिस्से काटे थे। तो x से y इसकी जितनी भी लेंथ है उसका एक डीएल काटा। और एक चीज और दिमाग में डाल लेना, डीएल इटसेल्फ हैज नो डायरेक्शन। डीएल की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डीएल हैज द सेम डायरेक्शन एज करंट वेक्टर। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी तो करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल की भी ऊपर डायरेक्शन है। तो यहां से यहां तक की जितनी भी लेंथ है उसका एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल काट लिया, तो डीएल ऊपर है। देखो ये मार्कर देखो, डीएल ऊपर है और जिस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन करते हैं डीएल से आर। तो ये बीच वाली ब्लैक वाली लाइन दिख रही होगी, डीएल से आर। और जो हम एंगल लेते हैं ना बायोट-सेवर्ट्स लॉ में, यहां पे बायोट-सेवर्ट्स भी जो है मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, बायोट-सेवर्ट्स भी यहां पे लिख रहा हूं, dB इक्वल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें जो आपको डीएल लेना होता है, ठीक है, वो उस करंट कैरिंग लेंथ का छोटा सा पार्ट है, और जो थीटा हम लेते हैं, थीटा वो लेते हैं डीएल और आर के बीच में, डीएल और ये थीटा है। तो सर किसी फाइनाइट लेंथ की वजह से जिसका एक डीएल है और जिससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट है और वो पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है इस वायर से ए पे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है। और जहां पर ये दोनों कॉर्नर इस पी पॉइंट पर एंगल बना रहे हैं, ऊपर वाला बना रहा है φ2, नीचे वाला बना रहा है φ1। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, डायरेक्ट उस डेरिवेशन से हम जो है एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं और वो रिजल्ट डायरेक्ट ये है। याद रख लो, जो है रिवाइज करवा रहा हूं इस फॉर्मूले को, क्या लिखना है, अगर करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर फाइनाइट हुआ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो करना है B इक्वल टू μ0I/4π। जल्दी से याद कर लो इसको, μ0I/4π। तो इसमें एक लॉजिक लगा सकते हो, अगर वो वायर फाइनाइट हुई तो वो दोनों इस पी पॉइंट पर जो एंगल बनाएंगे वो बनाएंगे साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। याद रख लो, नीचे वाला φ1, ऊपर वाला φ2, उस करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के जो दोनों सिरे हैं। आगे लगा देना आपको साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। जल्दी से रिवाइज कर लो इसको, μ0I/4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2 एंड φ1 एंड φ2 आर द एंगल सबटेन्ड बाय द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, द गिवन पॉइंट। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें I है करंट कैरिंग, और आपको पता है कि μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है न्यूमेरिकल के लिए, 10⁻⁷ है। अगर सर वायर हो जाए इनफाइनाइट, ये जो रिजल्ट बताइए फाइनाइट का है, याद हो गया, बढ़े आगे। इनफाइनाइट वायर में अब एक बात बताइए, जो ये वाला है ये ऊपर बढ़ता जाएगा तो एंगल जो है, एंगल कितना होता जाएगा, देखो ये φ2 यहां था, फिर ये φ2 यहां, फिर ये φ2 यहां, फिर ये φ2 यहां। तो बिल्कुल जब सर ये इंफिनिटी को हो जाएगा तो पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल 90-90 के हो जाएंगे। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और याद रखो कि इनफाइनाइट वायर में φ1 और φ2 की वैल्यू को 90 पुट करना है, तो वो रिजल्ट प्यारे बच्चों इनफाइनाइट का बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, देखो अब तक तो सेम ही है, यहां तक तो सेम ही चल रहा है, μ0I/4π है।
साइन 90 तो 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू फिर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। बस ये रिजल्ट याद रखो, इनफाइनाइट में 90 पुट कर देना, काम हो जाएगा। ये पहली एप्लीकेशन का रिजल्ट है। हाँ जी, ये वाली जो एप्लीकेशन है इस पर क्वेश्चन आया है बायोट-सावर्ट्स लॉ का, सर्कुलर वायर की वजह से। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, बहुत आसान है। जैसे करंट कैरिंग में किया है तो थोड़ा सा उसी तरीके से ही हम डीएल काट के हम जो है किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गिवन बाय सर बायोट-सावर्ट्स यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। ये करंट कैरिंग सर्कुलर है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उस सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर हमने एक डीएल काटा। तो ये देखो, ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, यहां से करंट एंटर कर रहा है और ऐसे निकल गया। तो इसका फिर वापस डीएल, बिना डीएल के काम नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। ये डीएल काटा तो इस डीएल से आर डिस्टेंस, डीएल ऊपर बताया था, डीएल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और एक चीज और याद रखना, सर्कल के हर छोटे छोटे हिस्से स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ ए सर्कल बिहेव लाइक ए स्ट्रेट सेगमेंट, छोटे छोटे स्ट्रेट सीधे वायर के सेगमेंट्स होते हैं। आई बात समझ में? तो ये डीएल देखो, इतना सा डीएल काटा तो इसको मैं एक स्ट्रेट वायर मान सकता हूं। तो डीएल ऊपर आर ऐसे, तो एंगल कितना 90। तो इसमें पुट करोगे आप, जैसे साइन 91 हो गया, तो हमारे पास जब ये करोगे और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे तो 2πr सरकमफ्रेंस से डायरेक्ट रिजल्ट जो इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो आएगा वो कितना आएगा, याद रखना है μ0I/2r। जल्दी से याद करो इसको, टिप्स के ऊपर दिमाग में डाल लो, μ0I/2r, μ0I/2r। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। आई वो समझ में? हाँ जी। और बी और आर का रिलेशन कैसा? इनवर्सली, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। ये तो यूनिवर्सल बात है कि सर किसी चीज का इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने से कम ही होता है। आई बस समझ में? बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। चलो मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, इफ वी वांट टू इंक्रीज, अगर मैं इस सेंटर के ऊपर इस सर्कुलर वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कई गुना बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू? क्या कर सकता हूं मैं? सर एक तो इसमें आप करंट की वैल्यू बढ़ा दो, करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा तो बी पर इफेक्ट पड़ेगा, बी भी लार्ज होगा। और सर अभी आपने जो ये कॉपर की एक टन बनाई है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे लपेटे लगा दो, ऐसे कॉइल्स लगा दो, नंबर ऑफ टन्स इंक्रीज करने से, तो नंबर ऑफ टन्स से रिजल्ट क्या आ जाएगा? बस एन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बी इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आएगा μ0NI/2r, जो एक टन के लिए है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दो फॉर नंबर ऑफ टन्स के लिए, एन टन्स के लिए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टन्स बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब बात ये आती है कि सर इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेकिन व्हाट विल बी फॉर इट्स डायरेक्शन, लेकिन इसके डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? तो डायरेक्शन क्या होगी, कहां होगी? तो याद करो, मैंने एक चीज बताई थी, राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो आपको करना है करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों का जो सेंस है, रोटेशन जो है, कर्ल ऑफ योर फिंगर टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डीएल ऊपर है तो देखो, अच्छे से देखो, कंसंट्रेशन से डीएल की तरफ अंगूठा किया, और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्सेंट्रिक्स और आपकी कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होती हैं। तो कंडक्टर का थंब जो है हमारा, उसकी थंब की डायरेक्शन में जो है हमने कर लिया इसको, करंट जो है और थंब जो है एक ही डायरेक्शन में। अब ये बताओ कि सपोज कीजिए, मैं थोड़ा विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, डीएल है इधर है, ये डीएल है और यहां ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये वाला सेंटर यहां है, ये डीएल है और अंगूठा ऐसे है। तो ये उंगलियां देखो, इसको कहां, ये मेरे उंगलियों की टिप्स देखो, टिप्स देखो, ये टिप्स इस सेंटर के ऊपर जब आ रही हैं तो इस सेंटर को कहां धकेल रही हैं? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर। तो ये डीएल, ये डीएल, ये देखो, ये जहां जाके ये बंद होती हैं तो अंदर की तरफ गया, और अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना मैंने सिखाया था, कांटे से लिखते हैं एक्स, इनवर्ड है, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे करके आप कहीं भी निकाल सकते हो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड एप्लीकेशन और फर्स्ट एप्लीकेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे से याद हो गए हैं। याद हो गए हैं, कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ठीक है, कि ताकि हम इस चीज को और थोड़ा और बेहतर से पढ़ें। लेकिन मैं अच्छे से उम्मीद करता हूं कि आप दोनों को, इन दोनों को आपने अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया। अब बढ़ते एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई v वेलोसिटी से चार्ज को एंटर करवाएं, कि q का चार्ज किसी वेलोसिटी से, व्हेन ए चार्ज हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंटर्स विद सम वेलोसिटी इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को, एक स्टैटिक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है QE। कितनी लगती है? QE। तो वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? QVB sin थीटा। याद कर लो इस रिजल्ट को। हाँ जी, देखिए इधर यहां पे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये Q का चार्ज पार्टिकल एक V वेलोसिटी से एंगल बना के जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल जो है हमारा ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल बन रहा है उनके बीच में, एंगल बन रहा है थीटा। तो इस वेलोसिटी का एक एंगल के अलोंग कंपोनेंट आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, कोस वाला। और जो कोस वाला कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो पैरेलल कंपोनेंट है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स लगती है उस कंपोनेंट के ऊपर, चार्ज पार्टिकल के उस वेलोसिटी के ऊपर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर मूव करे। तो इस वेलोसिटी का कोस वाला कंपोनेंट तो B के पैरेलल हो गया, और पैरेलल कंपोनेंट के ऊपर फोर्स नहीं लगती है, 0। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू मार्कर से, इसको बोल रहे हैं V sin थीटा। और V sin थीटा और B परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब ये समझिए सिचुएशन अब ऐसी बनी है, जा तो वो एंगल पे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ऐसे। तो बताइए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो ये चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगी? चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा या ऐसे? डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में हुआ? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, उससे हम निकालेंगे। तो ये ऊपर जो दिख रहा है ये ऊपर नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B एंड V sin थीटा। परपेंडिकुलर है ये फोर्स। फोर्स क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? V एंड B के। जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन कंटेनिंग की, इन दोनों के प्लेन कंटेनिंग के परपेंडिकुलर होती है फोर्स। कितनी होती है? डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लो, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के। जितना ज्यादा चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड 2 कूलम, 4 कूलम, 8 कूलम, फोर्स भी ज्यादा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी सेंटर मारेगा उतनी ज्यादा फोर्स। जितनी ज्यादा एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, फोर्स ज्यादा है। आई बस समझ में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। जितना ज्यादा वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, फोर्स भी ज्यादा होगी। तो जैसे ही दोनों रिजल्ट्स याद करें हैं वैसे इसको भी याद कर लो, F = QVB sin थीटा। क्योंकि दुश्मन पर अटैक तो तब करेंगे जब हमारे पास जो है क्या होंगे? वेपन्स होंगे। तो वेपन्स ही है ये, वेपन्स के बिना कोई काम नहीं है। इन वेपन्स को अप्लाई करना सीखो, वेपन्स साथ में होने चाहिए, क्वेश्चंस लगेंगे, बस तैयारी बसती है, प्रैक्टिस है। वो आपके बिहाफ पे है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं, जैसे एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स लगी QVB sin थीटा। सिमिलरली कि व्हेन वी प्लेस से करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगेगी। अरे करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो चार्ज पार्टिकल्स लेके आ रहा है, उसमें करंट आ रहा है कंडक्टर में, तो चार्जेस पर फोर्स लगती है कितनी? QVB। ये सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है, वो स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल करंट ही तो है यार, करंट किस में है? कंडक्टर पे। यार कंडक्टर है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपको दिख रहा है रेड मार्कर से मैंने बनाया है कंडक्टर, जिसमें आ रहा है करंट I, और I का मतलब पीछे लेके आ रहा है चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो, स्ट्रीम। और एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो QVB, पूरे वायर को रखते हैं, करंट कैरिंग वायर को, जिसकी लंबाई है, लेंथ है L, जिसमें करंट है I। तो I करंट वाले कंडक्टर को, जिसकी लेंथ L हो, रखा मैग्नेटिक फील्ड B में कोई एंगल थीटा पे, तो याद कर लो रिजल्ट, ILB sin थीटा।
F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स है ये कब मिनिमम लगेगी कब मैक्सिमम लगेगी, ये हमें जो है वो समझना है। हमारा डस्टर कहां गया, एक मिनट डस्टर देख लेते हैं। हाँ जी मिल गया। तो बात कर रहे थे कि इस कंडक्टर पे फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी, तो मेरे ख्याल से जो हमारे प्यारे बच्चे उनको समझ में आ गया, सर फोर्स डिपेंड करेगी एंगल पे कि उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा कैसे है। तो ये रब कर रहा हूं, उतार लिया, चलो ठीक है। हम अब देख रहे हैं इसका स्पेशल केस, ठीक है, कि फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी। तो बच्चों जो फोर्स लगेगी F इक्वल टू, जब थीटा आपका 90 होगा तो ILB। सिचुएशन बनेगी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वायर में करंट ऐसे आ रहा है, एंगल 90 है, तो फोर्स लगेगी मैक्सिमम ILB, मैक्सिमम फोर्स जब थीटा 90 होगा। और जब थीटा 0 का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और करंट भी इधर, जब दोनों पैरेलल होंगे। When current carrying conductor placed parallel to magnetic field, then it will experience no force. तो फोर्स 0 है क्योंकि साइन 0 है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमने क्या बोला है। अब हम बढ़ते हैं सोलेनोइड की तरफ। किसकी तरफ? सोलेनोइड। क्या होता है सोलेनोइड? सोलेनोइड इज लाइक ए मैग्नेट। आज हम जो चीजें चला रहे हैं वो सोलेनोइड से ही चला रहे हैं, सोलेनोइड का भरपूर यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम फायदा उठा रहे हैं। सोलेनोइड से आप जितना पावरफुल मैग्नेट बनाना चाहते हो, डिजायर है आपकी, वो बना सकते हो। तो सोलेनोइड का हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ए परमानेंट मैग्नेट और ए पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए, जो इसके अंदर रखेंगे वो मैग्नेट। सोलेनोइड मैग्नेट बनाता है चीजों को जो इसके अंदर प्लेस करते हैं। तो है क्या सोलेनोइड? कॉपर की वायर लो, एक लकड़ी की रोड लो, वुडन रोड लो। सपोज करो लकड़ी की आपके पास एक वुडन स्टिक है, वुडन स्टिक है। विजुलाइज करो कि जो वुडन की स्टिक है, ये वुडन की स्टिक है, लंबी है, और इसके ऊपर जो है हम कर रहे हैं ऐसे कॉपर की वायर के लपेटे लगा रहे हैं ऐसे। तो यहां से लेके आए, यहां से मार सकते हो, यहां से। ऐसे करने से पोलैरिटी बदल जाती है कि कौन सा नॉर्थ बनेगा कौन सा साउथ बनेगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ किसी टीचर से कि ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे तो क्या फर्क होगा। हम यहां से कर रहे हैं, पीछे से लेके आ रहा हूं, आई बात समझ में? तो यहां से देखो करंट मेरे तरफ से देखने पर आप भी अपने सामने कर सकते हो, हाथ में लेके और विजुलाइज कर सकते हो कि यहां से देखने पे मुझे हर टर्न में, हर लपेटे में, हर कोयल में जो करंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज में। ऐसे करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से कर लो, यहां से लिख लो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हर टर्न का इधर वाला फेस, एक करंट कैरिंग कोयल का एक फेस में मुझे करंट हर टर्न में एंटी क्लॉकवाइज। और याद रख लो एक करंट कैरिंग कोयल के दो फेसेस दो पोल की तरह बिहेव करते हैं। अगर किसी करंट कैरिंग कोयल में, जैसे सपोज कीजिए कोयल है, ये कोयल है, तो अगर मैं देखूं तो इस सेंस में इधर से देखने पर इसका ये फेस जो है इसमें करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फेस बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। वहीं से जब कोई दूसरा बंदा देखेगा इसी रोटेशन को तो उसको क्लॉकवाइज में नजर आएगा, तो वो साउथ पोल में। मतलब कि करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह, उसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल। तो सोलिनोइड एक मैग्नेट है तो सर उसके दोनों सिरों पर एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा, मैग्नेटिक फिलाइंस बनाएगा। और अंदर इसके अंदर जब हम कोई सब्सटेंस रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फिलाइंस उसमें से पेनिट्रेट करेंगे, उसकी परमिएबिलिटी देखी जाएगी कि वो कितने आनी दे रहा है लाइनों को और कितना मैग्नेट बन रहा है। तभी तो बोला है कि सोलिनोइड का इस्तेमाल करते हैं हम मैग्नेट बनाने में। स्टील, सॉफ्ट आयरन इसके अंदर रखते हैं और उनको मैग्नेट्स बनाते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा करंट पे, करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, और करंट गायब कर दोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट गायब हो जाएगा। लेकिन स्टील को अगर रख दिया इस सोलिनोइड के अंदर तो मैग्नेट बनेगा, डिसअपीयर कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्टील में जीरो नहीं होता, वो मैग्नेट बन गया, परमानेंट बन गया मैग्नेट। आई बात समझ में? तो सोलिनोइड क्या है? सोलिनोइड को हम क्या कर रहे हैं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के हम हेलिकल टर्न्स लगा रहे हैं, वाउंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स।
ये हेलिकल शेप है, स्पाइरल नोटबुक होती है आपकी, वो हेलिकल शेप होती है। हाँ जी। अब इधर से देखने पर मुझे इसका जो हर टर्न में जो करंट है वो यहां से देखने पर मुझे जो है एंटी क्लॉकवाइज में जाता हुआ नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहां बनेगा इसका नॉर्थ, यहां बनेगा साउथ। नॉर्थ वहां भी बन सकता है, साउथ बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने करंट को कैसे रोटेट करवाए। तो एक नॉर्थ एक साउथ है। तो बच्चों याद करो, बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट होती है नॉर्थ से साउथ। तो लाइन ऐसे ऐसे, और अंदर कैसे जाएंगी, अंदर जाएंगी सारी की सारी साउथ से नॉर्थ, अंदर जाएंगी साउथ से नॉर्थ। तो गजब की बात है, मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है। अंदर लाइनें जाएंगी पैरेलल साउथ से नॉर्थ सोलिनॉइड के अंदर, और अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये आपको दिख रही है 1 2 3 4 कितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एक सोलिनॉइड है जिसकी लंबाई L है। तो इस L लंबाई वाले सोलिनॉइड में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आपने ली है, वो है आपकी टोटल कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है कि आपने 50 टन का सोलिनॉइड बनाया कि 100 टन का। और मैं कहूं कि उसके 1 सेंटीमीटर में 10 टन है, 1 सेंटीमीटर में 10 टन है, तो वो नंबर ऑफ टन्स इन यूनिट लेंथ है, जिसको स्मॉल n बोलते हैं, स्मॉल n। तो सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एक बात और, एक सोलिनॉइड यहां बना रखा है, एक वहां बना रखा है, इसमें और इसमें रिजल्ट सेम आएंगे। ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, ये रिंग फॉर्म में, रिंग, इसको बोलते हैं टोरॉइड, इसको बोलते हैं टोरॉइड सोलिनॉइड। तो एक लॉन्ग सोलिनॉइड की वजह से रिजल्ट आता है म्यू नॉट एन आई। स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन L, और कैपिटल N मैंने अभी बताया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। निकोला टेस्ला हमारे ऑनरेबल साइंटिस्ट, ठीक है, उनके सम्मान में हमने यूनिट रखी। सीजीएस यूनिट एक गोस नाम का फिर साइंटिस्ट, दोनों अपने अपने लेवल के ऊपर गजब है, टेस्ला गोस। इनमें एक रिलेशन है, एक टेस्ला में होते हैं, याद रख लो 10 की पावर 4 गोस। अब ये लाइनें जा रही हैं, इसके बाहर जा रही हैं। तो इन लाइनों में मैंने 3 पॉइंट लिए इनके बीच में। जहां क्लोजनेस ज्यादा है, जहां क्राउडनेस ज्यादा है, वहां स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो बताइए इनमें से किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा ए पे, फिर उससे कम बी पे, फिर सबसे कम सी पे। सी पर खुला खुला हो गया इन्वायरमेंट, थोड़ा क्राउडनेस जो है वो कम हो गई है। यहां भीड़ ज्यादा है तो यहां स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्स लॉ, फोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे का कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आ गई ना। एक ही लूप के एक फेस में अगर करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरे में अगर उसमें क्लॉकवाइज में चल रहा है तो साउथ बनेगा। ठीक है। तो ये हैं कुछ रिजल्ट। अभी हम देखेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय सर फैराडे। करंट बनाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, ठीक है। तब तक ये इसको तैयार कीजिए, अभी हम अपना फैराडे सर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फैराडे सर का कॉन्सेप्ट क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। जैसा कि आप अपने बोर्ड पर देख सकते हो, ईएमआई सर ने कॉन्सेप्ट दिया मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के गुच्छे से, मैग्नेटिक फ्लक्स से किसी कंडक्टिंग वायर में करंट चला देना, उसमें वोल्टेज इंड्यूस कर देना, उसमें ईएमएफ इंड्यूस कर देना। तो मैग्नेट की मदद से अब तक आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि अगर किसी वायर में करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसके पास मैग्नेटिक इन्वायरमेंट है। लेकिन अब हम रिवर्स करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लेके चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन करेंगे। तो किसी एक की वजह से किसी दूसरे में जब कुछ बनता है तो हम कहते हैं कि उस पहले वाले ने उस दूसरे में कुछ इंड्यूस किया है। तो हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई हिलाने वाले हैं, और जब गैल्वेनोमीटर की सुई हिलती है तो हमें बताती है कि इसमें करंट है। यस, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट बच्चों। तो हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन करेंगे, और स्वागत है आपका फैराडे की दुनिया में, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। तो फैराडे सर ने इस बात को साबित करने के लिए
कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंड्यूस करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं, ईएमएफ बना सकते हैं, वोल्टेज बना सकते हैं। तो कोई भी काम हो वो अपने आप तो हो नहीं सकता, ऐसे थोड़ी है कि हवा में बात मारी और सक्सेस हो गया काम। अपने लेवल पे फैराडे सर ने अपनी लैब के अंदर उस टाइम, फैराडे सर के टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए सर ने, ठीक करके देखा कि हाँ ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो सक्सेस रहे, सफल रहे और दुनिया को बताने में सर कायम रहे कि यस वी कैन इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज और रन करंट इन एनी कंडक्टिंग लूप विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, मोशन ऑफ मैग्नेट। यस, अभी मैंने जिस वर्ड पर जोर दिया है मोशन ऑफ मैग्नेट। तो देखें सबसे पहले सर ने क्या किया, आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो कि मैंने एक ऊपर जो है गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, वायर नीचे मैंने बना रखे हैं, वायर की टर्न्स 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 टर्न्स, सोलेनोइड बना रखा है। तो अभी इस सोलेनोइड के अंदर कोई करंट नहीं है लेकिन आएगा। तो इस कॉपर के इस हेलिकल लूप को मैंने ऊपर एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। आप करंट चेक करने के लिए बल्ब से कनेक्ट कर सकते हो। भी सिंपल सी बात है, बच्चे सर्किट बनाते हैं घर में कि एक तार का, एक वायर का लूप बना के बल्ब से कनेक्ट कर दो, या एक सिंपल सी एक वायर को बल्ब से कनेक्ट कर दो, सिंपल एक वायर को एक लूप से बल्ब से कनेक्ट कर दो, एक सर्किट बना दो और उसके अंदर मैग्नेट को आर पार करके देखो, अगर बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब काम कर गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट। हाँ जी, तो इस हेलिकल कॉइल के स्टर्न्स को हमने ऊपर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर में नीडल रहती है, अगर इस गैल्वेनोमीटर में कुछ हलचल हुई तो करंट का इंडक्शन हो जाएगा। तो देखो सर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले फैराडे सर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द मैग्नेट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू नियर द कॉइल। हम कहें कि कॉइल के नियर, कॉइल के नजदीक फैराडे सर ने मैग्नेट को जब रेस्ट में रखा तो उन्होंने देखा क्या जब मैग्नेट किसी एक जगह पर हम रख देंगे उस कॉइल के पास तो क्या उसमें से कोई फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ये फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है किसी क्लोज सरफेस में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है। तो जब मैग्नेट रेस्ट में था तो आपको पता है कि जो लाइंस निकलती है मैग्नेट में वो नॉर्थ से साउथ निकलती हैं बाहर। तो जब मैग्नेट रेस्ट में था तो इसमें से लाइंस तो निकल रही थी, देखो ये कॉइल्स में से, इन टर्न्स में से चीरती हुई, पेनिट्रेट करती हुई निकल तो रही थी। लेकिन जिस टाइम पर देखा 10 लाइनें गई या 15 गई, एक डाटा फिक्स कर लो, 2 सेकंड बाद में भी देखा तो 10 ही थी, उसके बाद में भी देखा तो 10 ही लाइन थी। तो मतलब टाइम के साथ पास होने वाली पासिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं था, नो चेंज। यूनिफॉर्म फ्लक्स जो है आप कह सकते हो कि पास हो रहा था। तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। जब मैग्नेट रेस्ट में था इस कॉइल के रिस्पेक्ट में, इस सर्किट के रिस्पेक्ट में, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट और गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन, तो अब तक काम नहीं बना है, अब तक करंट नहीं बना रहा, हमें करंट बनाना है। तो जब मैग्नेट को रेस्ट में रख के देखा तो रेस्ट में रखे हुए मैग्नेट से काम नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, अब दिमाग में क्या आएगा, अब मैग्नेट को मोशन में लेके आएंगे। मोशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो आराम से लेके आओ और एक स्पीडली लेके आओ। ऐसे ही एक तो मैग्नेट को कॉइल के तरफ लेके जाएं 2 तरीके से, स्लोली और एक फास्टली। वहीं उस मैग्नेट को उस कॉइल से दूर लेके जाएं तो 2 तरीके, जैसे लाने के 2 तरीके थे वैसे दूर ले जाने के 2 तरीके। मैग्नेट को या तो आराम से दूर ले जाओ, ठीक है, या स्पीडली दूर ले जाओ। इसका मतलब दिमाग में एक बात आ रही है फैराडे सर के कि जब मैग्नेट मोशन कर रहा है ना उस कॉइल के रिस्पेक्ट में, तब ही इसमें करंट जो है वो करंट ऑन ऑफ हो रहा है, या करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, इसमें बन रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, चसबुझ हो रहा है। आई बात समझ में? तो सर ने क्या किया, सर मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं। तो जब मैग्नेट जब दूर था, थोड़ा विजुलाइज कीजिए, आ रहा है पास, जब दूर था तो लाइनों की संख्या जो है इसमें से पासिंग लाइन की संख्या, फ्लक्स बढ़ रहा है
और पास आया और लाइनें बढ़ी, और पास आया और लाइनें बढ़ी, तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है हिल गई। तो इसका मतलब इसमें चल पड़ा करंट। क्या चल पड़ा? करंट। कौन देख रहे हैं? फैराडे सर। और जब स्पीडली लेके आएंगे, जब ऐसे ऐसे आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि इसमें करंट है। तो अगर मुझे इसमें करंट को एकदम से लार्ज करना हो तो मैग्नेट का मोशन फास्ट कर दीजिए, 10th क्लास में पढ़ा है। शू आई वह समझ में? तो सुई एकदम से शू, ठीक है, वरना आराम आराम से। तो जब मैग्नेट पास गया तो नंबर ऑफ पासिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दीज टर्न्स इंक्रीजेस विद टाइम, फ्लक्स इंक्रीजेस विद टाइम, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए लूप। मतलब फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज हो रहा है पांडे जी। इस बात पर जो है गौर करना और जोर देना कि जब जब फ्लक्स में होगा चेंज, ये चेंज वर्ड बहुत काम का इस चैप्टर का, फैराडे सर का, कि जब वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन देयर विल बी एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट एंड इफ द लूप इज क्लोज्ड देन करंट विल फ्लो। क्योंकि करंट हमेशा चलता है लूप में, तो लूप है तो उसका रेजिस्टेंस होगा। हाँ जी। अब उस मैग्नेट को दूर लेके गए, तो एक बात बताइए, जब बिल्कुल पास था, दूर जा रहा है, लेकिन जब पास था तो लाइनों की संख्या ज्यादा थी। दूर गया तो खिसकना शुरू हुई, खिसकना देखो 2 ही है। जब पास आ रहा तो बढ़ रही थी, जब दूर जा रहा तो घट रही है। आई वो समझ में? तो जैसे जैसे दूर जाएगा तो लाइनों की संख्या घट रही है, फ्लक्स डिक्रीजेस, लेकिन हुआ चेंज। और बच्चा लोग, चेंज होता है 2 टाइप का, चेंज इंक्रीज वाला, चेंज डिक्रीज वाला। सर अगर पास आया तो चेंज बढ़ने वाला, और दूर गया तो चेंज घटने वाला। समझ में आया? तो चेंज हो रहा है घटने वाला। तो सर अब इसमें भी गैल्वेनोमीटर की सुई हिली तो इसमें भी करंट चला, तो कंफर्म हो गया कि सर ईएमएफ बनी है। सर ने क्या बताया? सर ने एक फॉर्मूला बताया ईएमएफ का, यहां पे मैंने लिखा है। सर ने बताया कि जब टाइम t1 था, कोई भी टाइम जब आप उसकी नोट कर रहे हो, उसकी रीडिंग किसी टाइम t1 पे देखा आपने, तो t1 पे φ1 फ्लक्स पास कर रहा था, φ1। थोड़े टाइम बाद में देखा तो φ2 हो गया। तो t1 से t2 में नंबर ऑफ लाइंस में एक चेंज आया है, तो हमने बोला चेंज इन फ्लक्स कितना? φ2 माइनस φ1। चलो इसमें देख लेते हो। जब थोड़ा सा दूर था तो उस टाइम मान के चलो आपने रीडिंग नोट करी t1 पे कि इसमें से 10 लाइनें पास कर रही थी, जब थोड़ा सा दूर था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। फिर थोड़े से समय बाद में t2 टाइम बाद में देखा, जब पास जा रहा तो लाइनें 25 हो गई, 25 होगी। पहले किसी t1 पर 10 थी, फिर t2 पर 25, तो बढ़ रही है। तो इसका मतलब φ2 माइनस φ1 चेंज इन फ्लक्स। और ये फ्लक्स में जो चेंज आया है ये कोई ना कोई टाइम में आया है। तो जब किसी चीज के नीचे टाइम आता है तो वो उस चीज का रेट बनता है। तो φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको बोलेंगे d फाई अपॉन dt। और इसमें जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एक बार इस माइनस को भूल जाना, जस्ट फॉर्मूला याद रखो, क्या मॉडुलस ऑफ E इक्वल टू n d फाई अपॉन dt, n d फाई अपॉन dt, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, d फाई अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। और याद रखना कि जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के। मोर इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मोर विल EMF इज इंड्यूस्ड। लेस इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, लेस विल बी EMF इंड्यूस्ड। आई बस समझ में कि नहीं? बड़ी गजब की बात है। बड़ा मन करता है जो बच्चे पीजीटी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आई एम ए फिजिक्स लवर और मेरी एक बहुत जो है मन है, बहुत जबरदस्त मन है मेरा पीजीटी फिजिक्स का आगाज करने का। जल्द ही करूंगा मैं आगाज एचटेट पीजीटी फिजिक्स का पूरे हरियाणा के अंदर एक यूनिक तरीके से, और मेहनत तो मेरी रहेगी और साथ में एक यूनिक और जोश से हर लेक्चर रहेगा, क्योंकि कंटेंट ऐसा देना है इस YouTube के ऊपर एचटेट पीजीटी फिजिक्स का, जो बच्चे पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनको लगे कि हाँ हम एक सही कंटेंट, एक सही टीचर से एक एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप भी फिजिक्स लवर हो और हम भी फिजिक्स लवर हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने जितना सीखा है वो बच्चों तक डिलीवर हो और हमारे साथ बच्चों का भी फायदा हो, और वो एक अच्छी स्टेज पर अपने आप को देखें लाइफ में और याद करें हम जैसे टीचर्स को जो मेहनत करते हैं आपके लिए। हाँ जी, EMF
बच्चों ईएमएफ का मतलब है, अभी आपने देखा मैंने बात की कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई अपॉन डी टी। मोर इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मोर विल बी ईएमएफ इंड्यूस। लेस इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, लेस विल बी ईएमएफ इंड्यूस। एंड इफ लूप इज क्लोज्ड, अगर लूप क्लोज्ड है तो उसमें बनेगी ईएमएफ, तो उसमें बनेगा ईएमएफ आई इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। आई बस समझ में, इस चीज को नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि सर फ्राडे सर ने ये तो बता दिया कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि 5 वोल्ट होगी कि 10 वोल्ट होगी। मतलब इधर देखो, जैसे ये एक लूप लिया था, इधर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ, जब इसको पास लेके जा रहे थे तो इसमें से लाइनें बढ़ रही थी, फ्लक्स बढ़ रहा था, इधर की तरफ बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें चल पड़ा करंट। तो करंट चलेगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन में तो चलेगा, लेकिन उस डायरेक्शन की पोलैरिटी किधर लगेगी, प्लस माइनस किधर लगेंगे, वोल्टेज के साइंस कहां लगेंगे, डायरेक्शन नहीं पता पाए फ्राडे सर, कमी छोड़ दी। सर ने बता दिया कि E इक्वल टू N इंटू डी फाइव पॉइंट डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, यह आपको पता चल जाएगा, तो आप जस्ट बता दोगे कि ईएमएफ 5 वोल्ट है कि 2 वोल्ट है, वट एवर, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बता पाए, तो दैट वाज द लिमिटेशन इन फैराडेज कॉन्सेप्ट। तो टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फैराडे सर, ए न्यू साइंटिस्ट केम एंड गेव दैट थिंग दैट विल नॉट एबल बाय फैराडे सर, जो उसके बस की बात नहीं थी, उनके योग्य नहीं थी वो बात डायरेक्शन बताने की। वो साइंटिस्ट कौन था, बड़ा गजब का काम किया, इसके ऊपर बोर्ड में और कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, लेंज़ लॉ। तो लेंज ने फैराडे कंसेप्ट को, फैराडे सर के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया और एक साइन ऐड किया, नेगेटिव साइन, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, और कुछ ना अटपटी से, कुछ अजीब तरीके से सर ने किसी लूप में डायरेक्शन बताई है। तो कई बार तो बच्चे इस बात को बहुत देरी में पकड़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो मिनटों में पकड़ लेते हैं, हाँ, कि कारण क्या है। कारण ही तो है इस चैप्टर में लेंज़ लॉ का डायरेक्शन निकालने के लिए, लेंज़ लॉ के हिसाब से, कि उस लूप में जो काम हो रहा है उस काम का रीजन पकड़ना है और उस रीजन का अपोज करके डायरेक्शन बतानी। दोबारा बोल रहा हूं कि अगर किसी लूप के पास मैग्नेट आ रहा है, तो लूप है ये लूप है, इसमें मैग्नेट आ रहा है, तो फ्लक्स आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, तो रीजन है मैग्नेट का कोयल के पास आना और फ्लक्स का बढ़ना, तो रीजन का करना है अपोज। तो मैग्नेट जाना चाहता है इधर, तो आपको फेंकना है वापिस। तो इसमें कैसा काम करें कि मैग्नेट रिपल हो, अगर पास आ रहा है तो पास आने नहीं देना, पास आ रहा है, अगर कोई चीज पास आ रही है तो उसको पास आने नहीं देना, दूर जा रहा है तो उसको दूर जाने नहीं देना। वो एक कौन था, वो कवि कहते हैं ना कि वो चला था बीच में सिख कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ जी वही है, पास आ रहा है तो आने नहीं दे रहा, दूर जा रहा है तो जाने नहीं देना, अपोज करना है और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी। इस बात को जो बच्चे जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फैराडे सर ने कॉन्सेप्ट तो दे दिया, E इक्वल टू एन डी फाइव पॉइंट डी टी, डायरेक्शन नहीं बता पाए, डायरेक्शन बताई, लेंज ने माइनस साइन ऐड किया। दिस नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज़ लॉ फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो। अभी हम लेंज़ लॉ देखेंगे, फिर इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 2 क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या है। तो सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव पॉइंट डी टी, एंड दिस नेगेटिव साइन ड्यू टू लेंज़ लॉ, ये लेंज़ लॉ की वजह से है, आई बस समझ में। और अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स सर हम कैसे बताएं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से बोलते हैं। ये कोई क्लोज सरफेस है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आर पार हो रही हैं, वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देती हैं बच्चों। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज एरिया।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है ये फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके थीटा के। थर्ड, तो इनको हम लिखते हैं फाई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला हुआ बी ए कॉस थीटा। तो आपको फ्लक्स चेंज करवाना है, फ्लक्स चेंज करवाना है। मैग्नेटिक फील्ड बदल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कर दोगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, ईएमएफ बन जाएगी। एरिया कम छोटा बड़ा कर दो, एरिया चेंज करने से, क्योंकि देखो फ्लक्स चेंज कराना है तो फ्लक्स किन किन चीजों से चेंज होगा, या तो बी से, या तो ए से, या ओरिएंटेशन से। तो बी चेंज कराओगे फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज कराओगे फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज करवाओगे, घुमाओगे कोयल को लूप में उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल घूमता रहेगा, चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ बनती रहेगी। ठीक है। तो जो बच्चे फिजिक्स के हैं, +2 स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने +2 में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो जल्दी मेरी बात को टैकल करेंगे, वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। ठीक है। और सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। और एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो ये कॉन्सेप्ट करने के बाद, आज ये सारा कंटेंट दिमाग में स्टोर करने के बाद, स्पेशल एक लेक्चर आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बायोट सिवर्ट्स ला के, और कुछ इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, तो स्पेशली न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिज्म के नाम से, ठीक है, स्पेशल लेक्चर रहेगा। तो वो तो तब होगा जब ये दोनों पार्ट्स के कंसेप्ट अच्छे से आप कर लोगे, समझ लोगे। हाँ जी, लेंजिस लॉ बता दिया मैंने। फैराडे सर ने जो कमी छोड़ी थी वो पूरा करता है, डायरेक्शन की कमी बताता है। सर कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, अरे भैया मार्कर पड़ गया भाई। हाँ जी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच ए वे, इन सच ए वे, अब बात आ रही है मजे की, पते की, इट अपोजिज दैट कारण, अपोजिज द कोज जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अभी बताया, ये सपोज करो, विजुलाइज द सिचुएशन, ये रिंग है, ये रिंग है, अरे वापिस ये बड़ा काम आता है। ये कड़ा जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो आधी मैग्नेटिज्म तो मैं इस कड़े से सोल्व कर देता हूं बच्चों की, डायरेक्शंस वाली। ये लूप है और ये मैग्नेट है, रीजन का अपोज करना है। सर जब ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ लाइनें जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है। तो सर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना, अगर घट रहा है तो घटने नहीं देना। बढ़ किस डायरेक्शन में रहा? बढ़ इधर रहा है, तो इधर बढ़ रहा है तो इसके अपोजिट घटेगा, समझो। बढ़ उधर रहा है क्योंकि देखो बी वेक्टर बढ़ रहा है, तो जिधर बढ़ता है उसके अपोजिट घटता है। तो अंगूठा अगर इधर ही लगाओगे तो वो तो बढ़ने की डायरेक्शन में, तो आपने अपोज कब किया? अपोज करने के लिए ये। अब देखो अपोज के लिए वेक्टर ये, तो ये वाला यहां से देखने पर ये वाला लूप का इधर फेस नॉर्थ पोल बन गया। मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास आ रहा है? नॉर्थ। तो वापिस फेंकने के लिए लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। तो आगे बात समझ में मेरे ख्याल से जिन बच्चों को समझना था, तो सर ये वाला पोल जो फ्रंट फेस है ये बना नॉर्थ पोल, ये वापिस चला जाएगा। और नॉर्थ पोल बना है, अभी बताया था, इफ एनी लूप, if north pole is formed then current will flow in anti clockwise sense, ये एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी तरफ से साउथ पोल बन गया, नॉर्थ नॉर्थ है। हाँ जी, अगर ये मैग्नेट दूर जाएगा, दूर जा रहा है, अब मैग्नेट दूर जा रहा है, कोयल है, मैग्नेट दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटा आगे की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में घटता उसी में ही बढ़ना है। तो अब की बार अंगूठा उसी डायरेक्शन में लगाओगे सपोर्ट करने के लिए, तो
तो कैसे चला करंट, कैसे चला, क्लॉकवाइज सेंस है। तो अब ये बनेगा साउथ पोल। आई थिंक आप सभी को जो चीज मैं डिलीवर करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो प्लीज जरूर बताना कि ये चीज सर समझ में आई है। तो अब हम बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। हाँ, ये कांटे कांटे क्या बनाए हैं, ये एक रीजन बनाया इनवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का टू दी प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसमें एक पिज्जा की स्लाइस जैसा लूप आ रहा है, एक आपका ये लूप आ रहा है ऐसा ट्रायंगुलर शेप में PQR। तो आपको बताना है इस लूप में करंट PQR सीक्वेंस में चलेगा, PQR P सीक्वेंस में चलेगा पहला ऑप्शन, या चलेगा आपका RQP या R, बस ये 2 ही सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है, इन दोनों में से बताइए कि करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, P से Q से R से P ऐसे कौन सा चलेगा, बताइए रीजन। जल्दी से लेंजेस लगाइए, बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लूप एंटर कर रहा है, लूप एंटर कर रहा है, तो जब बाहर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी वहीं थी, कोई इसमें से पार नहीं हो रही थी। तो जैसे 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 v वेलोसिटी से अंदर घुस रहा है तो पासिंग लाइंस की संख्या बढ़ रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है। कोज क्या है, अंदर की तरफ बढ़ना, तो अंदर की तरफ बढ़ा, अंगूठा या बाहर की तरफ अपोज करने के लिए, ये देखो P से Q से R से P, तो करंट चला यूजिंग लेंजेस लॉ। जब इसमें घुसेगा P से Q, Q से R, R से P, आ रहा है ना मजा, तो P से Q, सर ऑप्शन इज करेक्ट। ये बताइए, अब एक बात बताइए, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है और नीचे है कड़ा, नीचे है कंडक्टिंग लूप, ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन यहां देखिए, ये है। अगर ये नहीं होता, ये लूप नहीं होता, तो मैग्नेट गिरता G से, क्योंकि हर चीज अर्थ अपनी तरफ G के एक्सेलरेशन से खींचती। लेकिन रास्ते में आ गया ये, अब रास्ते में जब ये आ गया तो इसका करंट करेगा, इसको अपोज, इसका एक्सेलरेशन करेगा कम, तो एक्सेलरेशन हो जाता है इसका लेस देन ग्रेविटी। क्या हो जाता है, इसका लेस देन ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो अब बताना है इसमें करंट कैसे चलेगा। नॉर्थ पोल आ रहा है नीचे की तरफ, तो बताया था, तो नीचे की तरफ नॉर्थ आ रहा है तो लाइनें बढ़ने की कोशिश करेंगी, नीचे की तरफ B बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ाना है क्योंकि फेंकना है। पास आ रहा है तो पास आने नहीं देना, आने नहीं देना, दूर जा रहा है तो दूर जाने नहीं देना। नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ही बनेगा, ये नॉर्थ ही तो बनेगा। तो जब नॉर्थ बनेगा तो सर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, तो अभी तो नॉर्थ को रिपल कर देगा और इसको लटका के रखेगा, इसका एक्सेलरेशन बहुत कम कर देगा, G से छोटा कर देगा। तो आई थिंक ये लेंजेस लॉ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं हमारा घर का सर्किट। हमारे घर में जो अप्लायंस लगाते हैं, टीवी, फैन, जो भी है आपका, पंखा, AC, कूलर, वटएवर, जो भी, प्रेस है, हीटर है, ये सारे के सारे पैरेलल में लगे रहते हैं। पैरेलल में क्यों लगाते हैं घर की सारी चीजें, सीरीज में क्यों नहीं लगाते? सीरीज में लगा दें तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्यों लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं, कितनी वायर लगी होती है, क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी पढ़ती हैं। घर में कितनी तरीके के सर्किट होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा घर का इलेक्ट्रिक सर्किट समझना है कि हमारे घर की चीजें कैसे कनेक्ट रहती हैं, कैसे उनको करंट मिलता है, कैसे अप्लायंसेस रन करते हैं, चलते हैं। तो इसमें मजे की बात यह है बच्चा लोग कि आपको यह समझना है कि हमारे घर में एक मीटर बोर्ड है। मीटर बोर्ड हमारे घर का बाहर, हमारे घर के बाहरी बिजली का खंभा है, पोल, उससे कनेक्ट है। पोल कनेक्ट है मेन स्टेशन से, पावर स्टेशन से। तो वो कैसे सर्किट बंधा हुआ है वो समझना है। ठीक है, तो हाँ, मैं बात कर रहा था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अरे वो कौन सी बात थी, मैं दिमाग में आ रही थी वो बात। हाँ जी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी अप्लायंसेस, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, सारे के सारे पैरेलल में हैं। एक बात बताओ, घर में हमें जिस चीज को चलाना होता है हम उसी को चलाते हैं। ये थोड़ी है कि आपने पंखा चलाया तो आपका टीवी, बल्ब, सारे कुछ एक साथ रन करने लगे, नहीं। तो पैरेलल में हर जो है अप्लायंस का, कंपोनेंट का अपना इंडिविजुअल स्विच होता है ऑन ऑफ का। अगर बाई चांस एक में फॉल्ट आ जाए, एक फॉल्टी अप्लायंसेस है, कोई दिक्कत आ जाए, खराब हो जाता है,
तो उसके खराब होने से बाकियों की वर्किंग पर इफेक्ट नहीं पड़ता है पैरेलल में। सीरीज में क्या होता है, अगर एक चीज खराब होगी, क्योंकि सीरीज में लाइन टू लाइन कनेक्ट होते हैं, एक खराब होगी तो बाकियों को भी खराब कर देता है। तो भैया इतनी महंगाई के ज़माने में अगर हमने सारी चीज़ों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ऐसी मुश्किल से जो है हम जोड़ते हैं, एक एक चीज़ एक एक पैसा इकट्ठा करके घर में चीज़ें लाते हैं, सीरीज़ में करते तो फ़ायदा क्या होगा। इसलिए कहते हैं पढ़ लो, काम आएगा, ठीक है, आगे के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सारी चीज़ों को इसलिए कनेक्ट करते हैं कि बाई चांस अगर एक ख़राब हो जाए तो उसका अफेक्ट दूसरे पर ना पड़े, हर एक का अपना स्विच हो, आराम आराम से चलते रहें, जिसको चलाना है वो चले, जिसको बंद रखना है वो बंद रखें। हाँ जी, अब बात करते हैं, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, थोड़ी सी जो है मेरी ड्राइंग वो ऐसी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट बनाने की, ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा विजुअलाइजेशन आप क्रिएट करो। ये सॉकेट रहता है, सॉकेट मतलब जिसमें आप तारे तूने लगाते हैं, ठीक है, चार्ज करने के लिए मोबाइल को, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सॉकेट 3 पिन सॉकेट है, ये बटन है, ठीक है, ऐसे टक टक, ठीक है, बटन है, 3 पिन है। ये 3 पिन प्लग है, ये हमारा प्लग है, ये सॉकेट है। इसमें 3 पिन ही क्यों रहती है, वो देखा होगा आपने 3 पिन वाला, उसमें 3 पिन क्यों रहती है, वो 3 पिन में कौन सी पिन किसके लिए काम आती है, कौन सी वायर के लिए काम आती है, समझो। आपके घर में 3 रंग की वायर आती है, 3 कलर्स की, 3 वायर्स आती है हमारे घर में, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। हर एक वायर का अपना काम है। रेड वायर क्या होती है, खतरनाक, रेड वायर को छू लिया, जैसे बोले ना वो आपने टाटा स्काई की ऐड आती है, इसको हिला डाला तो लाइफ झिंगा लाला। हाँ जी, रेड वायर, ब्लैक वायर, ग्रीन वायर, 3 वायर्स हैं, एंड तीनों की तीनों वायर्स जो हैं वो अपना अलग फंक्शन करती हैं, अलग काम करती हैं। सॉकेट है, 3 पिन है। ये जो दिख रहा है ये है आपकी अर्थ वाली पिन, ग्रीन वायर आती है, इसमें ग्रीन वायर कनेक्ट होती है, ग्रीन वायर। बीच वाली रेड बना रखी है, इसको बोलते हैं जिंदा वायर, लाइव पिन। इसमें आती है आपकी हाई वोल्टेज वायर, ये वाली जो है, जो सर्किट कंप्लीट करती है, न्यूट्रल वायर, ब्लैक वायर। समझ में है, 3 पिन, अर्थिंग पिन, लाइव पिन, न्यूट्रल पिन। लाइव पिन कितने वोल्ट पे होती है, 220 वोल्ट हमारे घर में मेन सप्लाई आती है। एसी करंट आता है हमारे घर में, डीसी नहीं आता है। डीसी करंट देती है बैटरी सेल, एसी करंट आपका ट्रांसफॉर्मर, ये चीजें जो हैं 220 वोल्ट। न्यूट्रल पिन 0 वोल्ट, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करो, चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, तब 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो आपका जो हीटर चल रहा है वो 220 वोल्ट से 0 वोल्ट के इस पोटेंशियल डिफरेंस से हीटिंग इफेक्ट दे रहा है वो, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है, उसको करंट मिलेगा तो हीट देगा। 220 वोल्ट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझाऊंगा कि घर में करंट कैसे आता है, ट्रांसफॉर्मर उससे, बिजली बोर्ड से, हमारे खंबे से घर तक कैसे आता है, क्या है, मजे की बात है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट 10th क्लास टॉपिक। हाँ जी, 3 वायर्स, रेड वायर, ब्लैक वायर, ग्रीन वायर। रेड वायर लाइव वायर, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज वायर, 220 वोल्ट वायर। न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट वायर। ये है हमारे घर का बॉडीगार्ड, ये हमारा बॉडीगार्ड है, बॉडी को गार्ड करता है ये हमारे शरीर की सेवा करता है, बॉडीगार्ड है। अर्थिंग वायर, अगर अर्थ वायर नहीं लगाओगे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में जो मेटल का है, जो आयरन है, आपकी प्रेस है, या कोई ऐसा मेटल का अप्लायंस आपके घर में, अगर उसमें फॉल्ट आ गया, उसमें करंट का अगर कुछ लीकेज होगी, फॉल्ट आ गया और आपने उसको टच कर लिया, तो करंट उस पाथ को चूज करता है फ्लो करने के लिए जिसमें लेस रेजिस्टेंस हो। तो अगर अर्थिंग वायर नहीं होगी, अर्थ से कनेक्शन नहीं होगा, ग्राउंडिंग नहीं कर रखी होगी, तो वो सारा करंट आप में से पास कर देगा, क्योंकि करंट को आप में से पास होने वाला सबसे बढ़िया मटेरियल और कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि ह्यूमन इज ए कंडक्टर और आपकी डेथ हो सकती है। तो अपने आप को, यूजर को सर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, फ्रॉम प्रिवेंट करने के लिए एक्सीडेंट से, डेथ से, शॉक से, वी यूज अर्थ वायर फॉर ए सेफ्टी पर्पज। ये मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट होती है, याद रख लेना, अर्थ वायर इज ऑलवेज कनेक्ट विद ए metallic body. If sometimes appliance gets faulty, then we connect the earth wire, or earth wire offers a less resistance path in comparison to human body. तो हम कहते हैं कि करंट उस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट में से निकल के, अर्थ वायर में से निकल के ग्राउंड में चला जाता है, एंड यू गेट सेव्ड, और आप सेव हो जाते हो। हाँ जी, आई बस समझ, मजे की बात है ना, कुछ नॉलेज मिली।
रेड वायर, लाइव वायर, ब्लैक, न्यूट्रल, ग्रीन, अर्थ वायर, सेफ्टी वायर, ग्राउंडिंग कनेक्ट जो है ग्राउंड से कनेक्ट है, मेटेलिक पार्ट से कनेक्ट होती है अप्लायंस की। हाँ जी, घर में दो तरह के सर्किट होते हैं। एक वो घर में अप्लायंसेज हैं जो कम करंट पर काम करते हैं, कम करंट पर चलते हैं, पतली वायर यूज करते हैं, उनके लिए थिन वायर यूज करते हैं। याद रखना, इनके लिए थिन वायर यूज करते हैं, पतली, क्योंकि इनमें करंट ही कम होता है, लोड कम होता है। जो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक करंट ले सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा दोगे तो खराब हो जाएंगे, स्पॉइल हो, छट जाएंगे वो। बल्ब, टीवी, फैन, रेडियो, सब किस में चलते हैं? ये हमारे घर का प्राइमरी सर्किट है। 0 से 5 एम्पियर के सर्किट में आते हैं ये सारे। पूछ लेंगे नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शन दूं, बल्ब, टीवी, फैन, गीजर, इनमें से ऐसा कौन सा अप्लायंस नहीं है जो 0 से 5 एम्पियर का करंट जो है वो लेता होगा? तो गीजर नहीं है, गीजर बड़ा लोड वाला है, 5 से 15 एम्पियर में जो है वो चलता है। तो एक बड़ा सर्किट है, एक छोटा सर्किट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। हाँ जी, फ्यूज, फ्यूज क्या? फ्यूज ऑल्सो लाइक ए बॉडी गार्ड सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, मेल्ट हो जाता है, घर का बॉडी गार्ड है। कहता है कि आगे जाने से पहले मुझे पिघला दे, फिर जाना आगे। जब खुद पिघल जाता है ना, तो खुद जैसे हमारे फौजी लोग हैं वो खुद गोली खा के देश को, अंदर की जनता को बचाते हैं। फ्यूज भी हमारे एक आर्मी मैन की तरह काम करता है घर में, फ्यूज सेफ्टी पर्पज। जब स्ट्रॉन्ग करंट आता है, हाई करंट आता है, हाई वोल्टेज आती है, तो फ्यूज उसको अपने ऊपर ले लेता है, मेल्ट हो जाता है, सर्किट तोड़ देता है, क्योंकि करंट सर्किट में चलता है तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, सर्किट ब्रेक हो गया। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। 1 मिनट। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। एक वायर है एलोय, एलोय से मिलकर बना है। 63% टिन है, 37% लेड है। 63% टिन है और 37% लेड से एलोय है। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन पे काम करता है। अब हमारे घर का मीटर बोर्ड देखना, जाके जाओ देख के आओ। अरे नहीं, यहीं बैठे रहो, समझो। आपके घर का मीटर बोर्ड आपके घर के बाहर लगे बिजली के पोल के साथ कनेक्ट है 2 वायर से, 2, रेड और ब्लैक। तो रेड वायर से, लाइव वायर से करंट आता है आपके घर में, एंटर मारता है, अप्लायंस में एंटर मारता है और निकलता है ब्लैक वायर से। तो सर्किट कैसे बनता है? रेड वायर से एंटर करता है, ब्लैक से निकलता है, और रेड और ब्लैक वायर कनेक्ट होती है आपके एक सिर से ऊपर जारी होती है, हाई वोल्टेज जारी होती है, हाई वोल्टेज वायर जारी होती है आपकी उसकी गली से, जो ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट है आपके पावर स्टेशन से। वो करंट भेजती है रेड वायर को। रेड वायर ब्लैक वायर से होते हुए ऐसे आता है, समझ में आ गया। ग्रीन वायर होती है मेटेलिक पार्ट से कनेक्ट, ग्राउंड में बचाने के लिए, बताया मैंने, सेफ्टी पर्पज के लिए। तो करंट एंटर्स फ्रॉम लाइव वायर एंड एग्जिट फ्रॉम ब्लैक वायर टू कंप्लीट द सर्किट। तो ये था बच्चों डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारे घर में 220 वोल्ट की मेन सप्लाई, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। टेस्ला बता दिया, गॉस बता दिया, वेबर बता दी उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट। एरिया वेक्टर समझ लेना, एक चीज होती है एरिया वेक्टर, कि कोई भी एरिया होता है ना, उसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर मानते हैं अपन, परपेंडिकुलर वेक्टर। ये जो होता है ना, इसका एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर टू एनी सरफेस, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे तो ऐसे हो गया, ऐसे तो ऐसे हो गया, ये वो एरिया वेक्टर कहीं भी हो सकता है चारों तरफ से 3D के लिए। तो आई होप कि ये मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करने के लिए, आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आए हुए क्वेश्चंस। तब तक के लिए इस लेक्चर को तैयार कीजिए। मिलते हैं एक नए जोश के साथ इसके क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तब तक के लिए निखिल सर की जय हिंद।